हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। यूनिक स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये है आपकी पावर सिस्टम की एमसीक्यू क्लास, जिसमें हम लोग कवर करेंगे अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, जो कि आपके एकेटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं। ठीक है, और एकेटिव एग्ज़ाम्स के अलावा आपके जो भी ए के एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, उनके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल ये क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अपने टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, जैसे हमने एक टॉपिक कवर कर लिया तो फॉल्ट एनालिसिस। अब फॉल्ट एनालिसिस से हमारे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे तो वहाँ से हम लोग फॉल्ट एनालिसिस के कवर करेंगे। फिर हमारा जो स्टेबिलिटी होगा, स्टेबिलिटी में जितने भी क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट होंगे, ठीक है, वो हम कवर करेंगे। तो जिससे क्या होगा, आपका जो भी एग्ज़ाम आपका एकेटिव का होने वाला है, उस एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चंस को आप डायरेक्टली वहाँ से टिक कर सकते हो। ठीक है, वो आपके क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं और क्वेश्चन आपको मिलेंगे भी। फिलहाल हम क्वेश्चंस को यहाँ पे केवल सॉल्व ही नहीं कराएंगे, साथ में क्या कराएंगे, आपको कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। और कॉन्सेप्ट के साथ में ये बताएंगे कि आपका जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन जो बना है उसके साथ और भी क्वेश्चन क्या आ सकता है। ठीक है, तो हर क्वेश्चन के साथ में कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, आपका जितने ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे आप लोग क्वेश्चंस की, उतने ही आपका क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएंगे एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो जो लोग आपके चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपके जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, एकेटिव के, तो कोशिश करेंगे आपके एक एक सब्जेक्ट को कवर कराने की। अभी फ़िलहाल हम लोग पावर सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो पावर सिस्टम में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और टॉपिक वाइज उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है, और क्वेश्चन समझ के आप खुद आंसर देंगे। उसके बाद हम इसके पीछे आपका कॉन्सेप्ट बताएंगे, और कॉन्सेप्ट बताने के बाद आपको इसके क्वेश्चन का आंसर भी बताएंगे। ठीक है, तो बताइए, अच्छा क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा इसका। क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है, इसको पढ़ते हैं, सबसे पहले समझते हैं। कहा गया F75 MVA 10 kV synchronous generator has XT equals to 0.4 per unit. The XT value in per unit to a base of 100 MVA 11 kV is। पहले क्वेश्चन को समझिए सभी लोग। तो देखिए, ये कहा गया है, ये पर यूनिट सिस्टम का आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस पर यूनिट सिस्टम का हमने आपको कॉन्सेप्ट भी बताया है कि पर यूनिट सिस्टम में अगर आपको क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है, जैसे आपको बेस वैल्यू और दे दी जाती है और उसको आपको पर यूनिट न्यू पर यूनिट वैल्यू पूछी जाती है, तो उस केस में हमने एक फार्मूला आपको लिखाया था, उस फार्मूले का यूज करेंगे। तो देखिए, इसमें क्या क्या दिया गया है क्वेश्चन को, सबसे पहले आप लिखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है। 75 MVA एंड 10 kV सिंक्रोनस जनरेटर का आपको दे दिया गया है। ठीक है, बेस दे दिया गया है, तो इसमें हम मान सकते हैं कि हमारा जो न्यू बेस दिया, ओल्ड बेस दिया गया है, हम मान लेते हैं 75 kV और 10 kV, सॉरी 75 kVA और 10 kV पे आपका जो डायरेक्ट रिएक्टेंस दिया गया वो कितना दिया गया है, 0.4 पर यूनिट। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा क्या है कि XT वैल्यू टू बेस ऑफ इतने, यानी कि अब आपको बताना है कि जब हमने बेस को क्या माना है, 100 MVA बेस मानते हैं और 11 kV बेस मानते हैं, तो उस केस में हमारा जो XT होगा वो क्या होगा। ठीक है, यानी कि हमको निकालना क्या है, न्यू XT निकालना है और ओल्ड XT हमको दिया गया है। ठीक है, यही क्वेश्चन हमने बताया था आपको। ठीक, अब इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट हमने आपको फॉर्मूला लिखाया था कि Z पर यूनिट न्यू इक्वल्स टू Z ओल्ड पर यूनिट। ठीक है, इनटू क्या होता था, MVA न्यू अपॉन MVA ओल्ड, इनटू क्या होता था, KV ओल्ड अपॉन KV न्यू का होल स्क्वायर
यही फॉर्मूला है, बताइए। तो इस फॉर्मूले में देखिए अब क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, उसी के हिसाब से हमको पुट करनी है वैल्यू। अब देखो यहाँ पे इम्पीडेंस की जगह पे हमको रिएक्टेंस दे दिया गया है, ठीक है। तो आपको रिएक्टेंस के भी फॉर्मेट में पूछ सकता है, इम्पीडेंस के भी फॉर्मेट में पूछ सकता है। तो देखिए यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए जेड ओल्ड या हम कह सकते हैं एच डी ओल्ड क्या है हमारा 0.4 इंटू एम बी ए न्यू क्या दिया गया है। तो एम बी ए न्यू का मतलब क्या है हमारा, ये वाला 100 पे हमको निकालना है, 100 अपॉन आपका क्या है एम बी ए ओल्ड। तो एम बी ए ओल्ड हमारा कितना है 75 लिख लिया, इंटू फिर क्या है हमारा के बी ओल्ड, यानी कि वोल्टेज आपका ओल्ड पे दिया गया, तो ओल्ड वोल्टेज हमारा कितना है 10 है, तो हम 10 लिख देंगे अपॉन के बी न्यू, यानी के बी न्यू कितने पे निकालना है 11 के बी पे, तो 11 के बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, आप सभी लोग सॉल्व करिएगा कैलकुलेटर से, ठीक है। तो आई थिंक इसका आंसर आएगा 0.44, ठीक है। तो एच टी जो आपका न्यू आएगा वो कितना आएगा 0.44, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो आया समझ में। तो आपको क्वेश्चन में क्या है पूछ सकता है, एच टी जेड न्यू पूछ सकता है, जेड ओल्ड पूछ सकता है, ठीक है। इस तरीके से कुछ भी आप पूछ सकता है, लेकिन आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, ठीक है। इस फॉर्मूले को 100% आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा अगर पर यूनिट सिस्टम से आता है तो, ठीक है। चलिए इसको देख लीजिए सभी लोग। और ये जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं इसका आपको पीडीएफ नोट्स भी दे देंगे, पीडीएफ ही यही प्रोवाइड कर देंगे जिसका सॉल्यूशन भी आपको इसी तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम यूएसपी है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आपको ये क्वेश्चन की पीडीएफ ही मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सॉल्व करिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है पर यूनिट इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसफार्मर मेजर्ड फ्रॉम प्राइमरी साइड एंड सेकेंडरी साइड आर। तो क्वेश्चन को समझिए पहले। क्वेश्चन में कहा गया है कि जो पर यूनिट सिस्टम पर यूनिट इम्पीडेंस होता है, ठीक है, वो ट्रांसफार्मर के लिए जो मेजर किया जाता है प्राइमरी साइड हो चाहे सेकेंडरी साइड हो, तो वो कितना होता है ये आपको ये बताना है। इक्वल होता है, या ऑप्शन बी दिया गया डिपेंड ऑन ट्रांसफार्मर रेशियो, ट्रांसफार्मर रेशियो के रेशियो पे डिपेंड करता है। ऑप्शन सी में दिया गया डिपेंड ऑन रेटिंग ऑन ट्रांसफार्मर, रेटिंग पे उसके डिपेंड करता है। डिपेंड ऑन पोलरिटी ऑफ वाइंडिंग, वाइंडिंग की पोलरिटी पे डिपेंड करता है। तो इसका आंसर बताइए। तो देखिए हमने आपको बताया भी है, जब भी हम लोग पर यूनिट सिस्टम में बात करते हैं ट्रांसफार्मर की, ठीक है, तो ट्रांसफार्मर के केस में जो इसका इम्पीडेंस कह सकते हैं या रिएक्टेंस जो होता है, चाहे आपका प्राइमरी साइड हो, याद रखना सभी लोग, चाहे प्राइमरी साइड हो चाहे हमारा सेकेंडरी साइड हो, ठीक है, तो उस केस में हमारा क्या होगा, इम्पीडेंस हमेशा इक्वल आता है। इम्पीडेंस कहें या हम कहें रिएक्टेंस, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, इक्वल आता है, ठीक है। ये चीज़ आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक। तो ये याद रखेंगे, चाहे आपको रिएक्टेंस भी पूछ सकता है, इम्पीडेंस भी पूछ सकता है, तो ये याद रखेंगे सभी लोग, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इक्वल, ठीक है। चाहे प्राइमरी साइड हो चाहे आपका सेकेंडरी साइड हो, अगर पर यूनिट सिस्टम की बात करेंगे ट्रांसफार्मर में तो हमारा इक्वल रहेगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा गया है बेस करंट इन एम्पियर्स इज। तो आपसे क्या पूछा गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में आपसे पूछा गया है जो बेस करंट होती है, ठीक है, और ये बेस करंट जो होती है मान लेते हैं आई बी, ये आपकी बेस करंट क्या होगी, इसका फॉर्मूला आपको निकालना है। बताइए आंसर क्या होगा इसका, सभी लोग बताइए, खुद से आप आंसर करिए तभी आपको कुछ समझ में आएगा कि हाँ हमने गलती कहाँ पे की है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर बताइए। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें, जैसे कि हमको जानते हैं हम कि हमारा जो फॉर्मूला होता है केवीए बेस, अगर हम लोग निकालते हैं यहाँ से, क्योंकि बेस में सारी वैल्यू दी गई हैं, तो केवीए बेस निकालने के लिए हम जानते हैं क्या होता है, √3 वी बेस इंटू आई बेस, यही फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है बताइए। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपको किस में दिया गया है,
निकालना क्या है हमको, बेस करंट। तो बेस करंट हमारी ये है, तो यहाँ से बेस करंट जब आप निकालेंगे तो क्या होगी बताइए, बेस करंट हमारी क्या हो जाएगी, केवीए बेस अपॉन √3 बी बेस। ठीक है, यही होगा कि नहीं होगा। अभी जो बी बेस होता है वो हमारा क्या होता है, लाइन टू लाइन वोल्टेज होता है, हमें ऐसा याद रखना। ठीक है, तो यहाँ से अब बताइए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बताइए अच्छा सभी लोग। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए बेस केवीए बेस अपॉन √3 इंटू केवी। अब जाए केवी में हो चाहे आपका, हमने इसमें ले लिया है वोल्टेज में, ठीक है, केवी में नहीं लिया, यहाँ पे केवी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बताइए। ठीक, तो यहाँ पे हमारा ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखिए, बताइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, बताइए विद बेस वैल्यू 13.2 kV एंड 30 MVA द पर यूनिट इम्पीडेंस ऑफ अल्टरनेटर इज 0.2 पर यूनिट। द पर यूनिट इम्पीडेंस फॉर द बेस वैल्यू ऑफ 13.8 kV एंड 50 MVA विल बी। तो देखिए ये भी क्वेश्चन आपको सेम दिया गया जैसा हमने पहला क्वेश्चन कराया है, वही कहा गया है कि नहीं, बताइए आंसर। तो खुद सॉल्व कर सकते हो इसको, बताइए कि कराएं इसको। तो देखिए इसमें भी हमारा क्या क्या दिया गया है, पहले हम लिख लेते हैं गिवन में। तो हमारी जो पहले दिया गया है केवीए दिया गया है, ठीक है, केवीए हमारा कितना दिया गया 30 MVA, या MVA मान सकते हो क्योंकि MVA में दिया गया है तो यहाँ पे MVA मान सकते हैं। MVA हमारा दिया गया है 30, जबकि केवी हमारा कितना दिया गया है, ये हमारा दिया गया 13.2 kV। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमको पावर और वोल्टेज दे दिया है, तो उस केस में इन्होंने कहा है कि हमारा जो अल्टरनेटर है उसका इम्पीडेंस हमारा रहता है पर यूनिट इम्पीडेंस, वो आता है 0.2 पर यूनिट। ठीक, तो उस केस में अब हमको ये बताना है कि हम 13.8 और 50 MVA को अगर बेस माने तो हमारा उस केस में इम्पीडेंस कितना आएगा। वही सेम क्वेश्चन है, बताइए कर सकते हो। तो हम इस वैल्यू को हम मान लेते हैं क्या, ओल्ड, ये सारी वैल्यू ओल्ड है, और इसको हम मान लेते हैं न्यू। तो न्यू में हमारा क्या दिया गया है, हमारा 50 MVA दिया गया है और 13.8 kV दिया गया है। निकालना क्या है हमको, जेड पर यूनिट निकालना है, जो कि हमको न्यू वाला निकालना है। तो ये न्यू वैल्यू है, ये ओल्ड वैल्यू है। तो यहाँ से वैल्यू फार्मूले में पुट करेंगे। तो फार्मूला हमने क्या बताया था, जेड पर यूनिट न्यू इक्वल्स टू जेड ओल्ड पर यूनिट इंटू MVA न्यू अपॉन MVA ओल्ड, ठीक है, अपॉन KV ओल्ड अपॉन KV न्यू का होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता है। इसमें आप लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और सारी वैल्यू पुट करने के बाद आपको सॉल्व करना है। तो इसका आंसर आप निकालेंगे, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 0 पॉइंट, यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 0.306 पर यूनिट। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, जेड न्यू पर यूनिट। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही सब लोगों के। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप अगर फॉर्मूले को याद रखेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्टेंस भी पूछ सकता है, इम्पीडेंस भी पूछ सकता है। ठीक है, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको पर यूनिट से ज़्यादातर आपको इस टाइप के ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, कॉन्सेप्ट समझा है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जितने क्वेश्चन हम करा रहे हैं उसके साथ में अगर कॉन्सेप्ट को समझते चलिए तो कोई भी क्वेश्चन जो आएगा आपका वो इससे रिलेटेड तो आराम से आपका हो जाएगा। ठीक है, बशर्ते आपको कॉन्सेप्ट समझ के चलना है, क्वेश्चन को रटना नहीं है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया इफ़ द बेस करंट एंड बेस वोल्टेज ऑफ 345 kV सिस्टम आर 3000 and 300 kV respectively, per unit voltage and base impedance of the system respectively are। तो क्वेश्चन को पहले समझिए। तो क्वेश्चन में देखिए क्या क्या कहा गया है
कि आपके पास कोई 345 kV का 45 kV का हमारे पास एक सिस्टम दिया गया है, ठीक है। और इस सिस्टम में आपका जो वोल्टेज दे दिया गया है, बेस करंट और बेस वोल्टेज दिया है। देखिए बेस करंट, देखिए बेस वोल्टेज और बेस करंट हमारा कितना दिया गया है 3000। तो हमारा ये बेस करंट कितना दिया गया है 3000 एम्पियर, जबकि बेस वोल्टेज हमारा कितना दिया गया है 300 kV। यही दिया गया कि नहीं दिया गया, बताइए। अब नेक्स्ट पूछा गया है पर यूनिट वोल्टेज एंड बेस इम्पीडेंस ऑफ द सिस्टम, यानी कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो पर यूनिट वोल्टेज है आपको बताना है, पर यूनिट वोल्टेज वो क्या होगा, और बेस का इम्पीडेंस आपको बताना है, बेस इम्पीडेंस, ठीक है, ये बताना है आपको। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, कर सकते हो सभी लोग। चलिए देखते हैं। तो अब देखिए बेस इम्पीडेंस की बात करें तो हम यानी कि हमको जेड भी निकालना है। तो जेड भी निकालने के लिए हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है, बेस वोल्टेज अपॉन बेस करंट, यही होगा कि नहीं होगा। तो बेस वोल्टेज और बेस करंट की वैल्यू हमको दी गई है, तो ये वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। देखिए बेस वोल्टेज की वैल्यू 300 kV दिया गया है, अब kV में दिया गया, ये एम्पियर में दिया गया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको भी वोल्टेज में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन 3000, ठीक है। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, तो हमारे पास 100 ओम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो हमारा जेड भी कितना आ गया 100 ओम, ठीक। तो देखिए 100 ओम आ गया। अब हमको निकालना क्या है, अब हमको निकालना है पर यूनिट वोल्टेज। तो पर यूनिट वोल्टेज निकालने के लिए हमको फॉर्मूला पता है, पर यूनिट वोल्टेज अगर आपको निकालना है तो इसका हमको पता है कि एक्चुअल वोल्टेज अपॉन बेस वोल्टेज, यही फॉर्मूला होता है, बताइए। तो ये फॉर्मूला होता है। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो बी पर यूनिट हम निकालेंगे। तो एक्चुअल वोल्टेज हमारा सिस्टम का कितना दिया गया है 345, क्योंकि यही हमको दिया गया है, और जबकि बेस वोल्टेज हमको कितना दिया गया है 300 kV, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करिए, एक्चुअल वोल्टेज 345 अपॉन 300, ठीक। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा आपका 1.15 पर यूनिट, ठीक। चलिए इसको नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आप अगर सिस्टमेटिक तरीके से अगर क्वेश्चन को समझते चले जाएंगे, पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है, तो आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी लोग। क्वेश्चन को समझिए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन में कहा गया इन पर यूनिट मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पर पावर सिस्टम द बेस वैल्यू ऑफ, बताइए। ये कहा गया कि जब पर यूनिट मेथड का हम लोग यूज करते हैं तो उसमें जो रिप्रेजेंटेशन होता है पावर सिस्टम में, पर यूनिट का रिप्रेजेंटेशन होता है, तो इसमें जो बेस वैल्यू आपकी सेलेक्ट की जाती है, मान लिया, ठीक है। तो वो बेस वैल्यू आपकी कौन कौन सी किस तरीके से सेलेक्ट की जाती है वो बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया इम्पीडेंस इज़ द सेम फॉर इंटायर सिस्टम, यानी कि जो इम्पीडेंस उन्होंने बताया है कि पूरे सिस्टम का हम सेम रखते हैं पर यूनिट सिस्टम मेथड में। बी ऑप्शन में कहा गया वोल्टेज इज़ द सेम फॉर इंटायर सिस्टम, यानी कि वोल्टेज हम सेम रखते हैं पूरे सिस्टम का। सी में कहा गया एमवीए इज सेम फॉर इंटायर सिस्टम, एमवीए हम लोग पूरे सिस्टम का सेम रखते हैं। और डी कहा गया एमवीए शुड बी इन प्रोपोर्शन ऑफ ट्रांसफार्मर रेशियो, यानी कि जो एमवीए को हम रखेंगे वो ट्रांसफार्मर के रेशियो के प्रोपोर्शंस में रखेंगे। तो बताइए इसका आंसर। तो जैसा कि हमने आपको बताया है, पढ़ाया है कि आप कितनी 4 क्वांटिटीज़ लेते हैं। 4 क्वांटिटीज़ में क्या है, वोल्टेज, करंट और इम्पीडेंस, ठीक है, और पावर। ये 4 क्वांटिटी होती हैं जिनकी हमको बेस वैल्यू सेलेक्ट करनी होती है, ठीक। तो बेस वैल्यू जब सेलेक्ट करने की बात आती है तो हम जानते हैं कि हमको करंट और इम्पीडेंस की बेस वैल्यू हम डिराइव करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जबकि हम वोल्टेज और पावर की जो बेस वैल्यू हम डिसाइड करते हैं वो हम क्या करते हैं,
चूज़ करते हैं किससे, सिस्टम से ही, और इस तरीके से हम चूज करते हैं जिससे कि हमारा प्रॉपर कैलकुलेशन हो, ठीक है, एक मेथड के अनुसार। तो अब इसमें आपको ये बताना है कि ये 4 क्वांटिटीज़ में जो हमारी सिस्टम की चूज करते हैं पर यूनिट सिस्टम बेस वैल्यू को सेलेक्ट करते हैं, तो बेस वैल्यू इनमें से कौन सी क्वांटिटी होती है जिसकी हमारी पूरी सिस्टम की अब ऑप्शन में दे दिए गए हैं। तो इसमें क्या होगा, जो हमारी पावर होती है, या हम कह सकते हैं MVA, ठीक है, या KVA, ठीक, KVA। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं, पूरे सिस्टम की, कोई भी सिस्टम आपका दिया होगा तो उसमें हमारे पूरे सिस्टम की सेम रहती है, ठीक है। अगर एक सेलेक्ट करते हैं तो सबकी अलग रहती है, सबकी सेम रहती है, सॉरी, ठीक। उसी हिसाब से इसकी तो हम ड्राइव करते हैं, वोल्टेज को हम उसके प्रोपोर्शंस में डिसाइड करते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमारी पावर जो होती है वो हमारी पूरे सिस्टम की इक्वल मानी जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर फिर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C, ठीक। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे सभी लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन में कहा गया, इन केस वेयर द वोल्टेज बेसेस आर सेम द न्यू पर यूनिट इम्पीडेंस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉर्मूला। अब देखिए ये भी आपको इनडायरेक्टली आपको पूछ लिया गया है कि इन्होंने पूछा है कि अगर हम वोल्टेज बेस को सेम रखें, क्या कि जो वोल्टेज बेस है उसको अगर हम सेम रखते हैं, ठीक, तो उस केस में जो हमारा न्यू पर यूनिट सिस्टम का फॉर्मूला आता है, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, ये आपको पूछा गया है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जेड पर यूनिट का सिस्टम का फॉर्मूला जेड ओल्ड होता है इंटू MVA न्यू अपॉन MVA ओल्ड, यही होता है कि नहीं, अपॉन, अब MVA की जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं SB का मतलब क्या है, बेस MVA, ठीक है। अब यहाँ पे KB ओल्ड अपॉन KB न्यू, यही फॉर्मूला होता है, स्क्वायर। अब इन्होंने ये कह दिया है कि अगर आपका वोल्टेज हमने बेस वोल्टेज को सेम माना है, इक्वल माना है, तो इस केस में हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा। तो देखिए हम जब इसको सेम मानेंगे तो हमारा क्या फॉर्मूला बचेगा, MVA न्यू अपॉन MVA ओल्ड, ठीक है। और जब ये वैल्यू हमारी सेम होगी इन ओल्ड और न्यू, तो ये हमारी सेम वैल्यू कट जाएगी कि नहीं कट जाएगी, तो कटने का मतलब हमारा क्या हो जाएगा 1, ठीक। तो अब हमारा जो फॉर्मूला बचेगा वो हमारा क्या बचेगा बताइए, ये फॉर्मूला बनेगा। तो अब देखिए यहाँ पे जेड पर यूनिट, जेड ओल्ड हो जाएगा पर यूनिट अपॉन MVA न्यू को हम अगर इससे रिप्लेस करना चाहें तो SB न्यू अपॉन, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, SB ओल्ड, ठीक। तो यहाँ से बताइए फॉर्मूला क्या हमारा बनेगा, इसमें ऑप्शन में समझिए बताइए। तो देखिए हमारा ये वाला फॉर्मूला बनेगा कि नहीं बनेगा, ये वाला ऑप्शन नंबर C, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन समझ के जो क्वेश्चन में कहा गया है उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो देखिए इस फॉर्मूले से आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं घुमा घुमा के, ठीक है। आपको अगर फॉर्मूला पता है तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे वोल्टेज इन्होंने सेम कहा, अब यहाँ पे अगर ये बेस को इन्होंने अगर सेम कह देते, सेम बेस पे, तब हम यहाँ पे ये भी हम क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारी वैल्यू कट हो जाती तो ये वाली चीज़ आ जाती। तो किसी भी तरीके से आपको क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, बट आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अच्छा इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया था, जीरो सीक्वेंस करंट ऑफ ए जनरेटर फॉर लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट इज J2.4 per unit, then the current through the neutral during the fault is। क्वेश्चन को समझिए पहले। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि जीरो सीक्वेंस करंट जो है एक जनरेटर की आपको दे दी गई है, जीरो सीक्वेंस करंट, ठीक है। तो मान लेते हैं जीरो सीक्वेंस करंट को हम जब रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो हम उसको कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो हम मान लेते हैं IA0 वो हमारी कितनी दी है, 0.4 पर यूनिट, ठीक है। और आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि तब हमारी जो न्यूट्रल जो करंट होगी फॉल्ट के दौरान वो हमारी क्या होगी। तो मान सकते हैं हम फॉल्ट करंट हमको पूछी गई है, ठीक। अब ये फॉल्ट करंट पूछी तो इसका फॉर्मूला क्या होगा,
तो आपको पता होना चाहिए कि जो सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होती है, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट यानी कि एलजी फॉल्ट होती है, तो उसमें जो फॉल्ट करंट आपकी होती है वो होती है हमारी 3 टाइम्स किसके, जीरो सीक्वेंस करंट की, ठीक है, ये होती है। तो जब ये होती है तो यहाँ से फॉर्मूला हमको ये पता है और हमको निकालना क्या है, फॉल्ट करंट। तो फॉल्ट करंट हमारा क्या हो जाएगा, 3 इंटू ये हमारा देखिए कितना दिया गया है, जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट करंट कितनी दी गई है हमारी, ये हमारी दी गई है J 2.4। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बताइए, तो ये आएगा 7.4 J, ठीक है, यही आंसर आएगा कि नहीं आएगा बताइए। तो आप देख सकते हो, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो आपको क्या है, क्वेश्चन को रटना नहीं है, आपको अगर क्वेश्चन कराना हो तो ऐसे ही कराने से मतलब नहीं है, बट आपको कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलो फिर अब इस क्वेश्चन का आंसर दो सभी लोग। तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया है ए जीरो सीक्वेंस नेटवर्क ऑफ ए 3 फेज ट्रांसफार्मर, यानी कि एक जीरो सीक्वेंस नेटवर्क दिया गया है 3 फेज ट्रांसफार्मर का, ठीक है, नीचे। तो जेड नॉट इज़ द जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस, जबकि जेड नॉट क्या है, एक जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस है द ट्रांसफार्मर का, ठीक है। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर कनेक्शन। अब ये देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अब आपको ये जो है एक डायग्राम दे दिया गया है ट्रांसफार्मर का, ठीक है, ट्रांसफार्मर का कनेक्शन दिया गया है। अब इस कनेक्शन को आपको बताना है कि ये किस ट्रांसफार्मर का कनेक्शन दिया गया है, ठीक है। तो ये जीरो सीक्वेंस नेटवर्क दिया गया है, ठीक। तो बताइए इसमें ऑप्शन क्या होगा। तो देखिए इसको समझने के लिए हम पहले आपको कॉन्सेप्ट समझा देते हैं, फिर आप इसको आसानी से कर लोगे। तो देखिए इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, जो लोग पढ़े होंगे उनको पता होगा। तो कॉन्सेप्ट इसके पीछे ये है, जब भी हम ट्रांसफार्मर के जीरो सीक्वेंस की बात करते हैं, जीरो सीक्वेंस की बात करते हैं ट्रांसफार्मर में, ठीक है, तो इम्पीडेंस जब डायग्राम बनाते हैं, जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस डायग्राम, तो उस केस में चाहे रिएक्टेंस हो चाहे इम्पीडेंस हो, उसके लिए बनाने के लिए हमको 2 कंडीशन ध्यान रखनी होती हैं। पहली कंडीशन क्या है, जब आपका सिस्टम क्या होता है, अंडरग्राउंडेड स्टार दिया हो, ठीक है, अंडरग्राउंडेड स्टार दिया हो, या हम कह सकते हैं ग्राउंडेड स्टार दिया हो, अंडरग्राउंड स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन दिया हो, ठीक है। और हम तीसरी कंडीशन मान लेते हैं कि ऐसे ही आपका स्टार दिया हो, स्टार कनेक्शन, ठीक है। तो इसके रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे करते हैं, एक चीज़ आपको बता दें कि जब भी ट्रांसफार्मर का, जैसे ये है आपका ट्रांसफार्मर है, ठीक, तो जो ट्रांसफार्मर होता है पर यूनिट सिस्टम में, उसका इम्पीडेंस या रिएक्टेंस, ठीक है, जेड इम्पीडेंस या रिएक्टेंस जो होता है सीरीज रिएक्टेंस, उसको हम सीरीज में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई। अब बात करते हैं कनेक्शन की। तो कनेक्शन में जब भी आपको क्या है, सिस्टम में आपको इस तरीके से, सपोज करिए हमने कनेक्शन दे दिया, चलिए कनेक्शन तो बाद में देंगे, पहले समझ लीजिए कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट इसके पीछे ये है कि आपका मान लीजिए अंडर स्टार के केस में, ठीक है, जब अंडरग्राउंड है आपका स्टार, अंडरग्राउंड स्टार को आप किस तरीके से बनाओगे, इस तरीके से, ठीक, यानी कि ये ग्राउंडेड है, अंडरग्राउंड नहीं, ग्राउंडेड है। तो ग्राउंडेड के लिए जब रिप्रेजेंटेशन की बात आएगी स्टार में, तो आप सिंपली क्या करोगे, उसको शॉर्ट कर दोगे, ठीक है, वायर को, ठीक। और डेल्टा की बात आती है तो डेल्टा आप इस तरीके से होता है, तो इसको आप क्या कर दोगे, आप हमेशा ओपन कर दोगे, और ओपन करने पे आपको बाईपास करना होगा इस तरीके से, ठीक है, ऐसे बनाना है। और जबकि स्टार कनेक्शन होता है तो स्टार के लिए हमको क्या करना होता है, केबल स्टार है तो केबल स्टार के लिए आपको क्या कर देना है, सिंपली आपको ओपन बना देना है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारा आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको और अच्छे से बना लीजिए। ये हमने क्या किया,
ये हमारा जो बनेगा हमेशा याद रखना, स्टार ग्राउंडेड के लिए हमारा इस तरीके से बनाएंगे, डेल्टा के लिए इस तरीके से बनाएंगे और स्टार के लिए इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, अभी ये चीज़ आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको समझना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत लोग होंगे इसको नहीं समझ पाते हैं। तो ये अगर 3 कंडीशन आपको पता है तो आप किसी भी सिस्टम का कनेक्शन बना सकते हैं। ठीक है, और इम्पोर्टेंट है, पूछता है हर बार, किसी भी कंपटीशन में भी पूछता है। तो इस केस में अब देखिए, अगर सपोज करिए आपको कनेक्शन दे दिया, मान लिया हमने कनेक्शन आपको दे दिया ये, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक कनेक्शन दिया आपको डेल्टा और ये, ठीक। तो अब इसमें आप कैसे बनाओगे इसका कनेक्शन? तो सबसे पहले तो हमको स्टार दिख रहा है, तो स्टार के लिए हम क्या करेंगे, स्टार ग्राउंडेड दिया है तो ग्राउंडेड के लिए स्टार हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको शॉर्ट कर देना है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे क्या है हमारा, ये ट्रांसफार्मर का है, तो ट्रांसफार्मर की जगह पे हम इस तरीके से क्या है, ये इम्पीडेंस बनाते हैं। तो इम्पीडेंस हम क्या बना देंगे, सीरीज में इम्पीडेंस एक लगा देंगे और इम्पीडेंस सीरीज में लगाने के बाद जो डेल्टा होगा, डेल्टा को हम क्या कर देते हैं, उसको बाईपास कर देंगे। ठीक है, यहाँ से बाईपास करने के बाद इसको हम ओपन कर देंगे यहाँ पे ऐसे। तो डेल्टा के केस में हमेशा इस तरीके से बनेगा। तो इसका कनेक्शन हमारा क्या बन गया, ये बन गया। आ गया समझ में कि नहीं आया? नहीं आया होगा शायद, दोबारा फिर समझते हैं। मान लेते हैं दूसरा कनेक्शन लेते हैं, आपका डेल्टा इधर लिया और इसका स्टार लिया। ठीक, अब इसका अगर आप कनेक्शन बनाएंगे तो इसका कनेक्शन कैसे बनेगा, तो डेल्टा है, तो डेल्टा के केस में हमको क्या बनाना है, सिंपली आपको ओपन करके और बाईपास कर देना है। ये बाईपास कर दिया हमने, ठीक है, ये ओपन है और ये बाईपास कर दिया। ठीक, इधर से चले, फिर हमको क्या बनाना है, इधर से जाना है स्टार की तरफ। तो एक इम्पीडेंस पहले लगाओगे सीरीज में, ठीक है, या रिएक्टेंस लगाओगे। फिर हमको क्या बनाना है, ये बनाना है कैसे, आपको दिया गया है स्टार, जबकि ग्राउंडेड नहीं है। तो ग्राउंडेड जब नहीं है तो इसको आपको क्या सिंपली कर देना है, ओपन कर देना है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ओपन हो गया। तो इस तरीके से आपको क्या बनाना है, इनको सिंबल को समझ लीजिए अच्छे से, इन्हीं के हिसाब से हमको कनेक्शन बनाने होते हैं। ठीक, अब इसी में आपको क्या दिया है, एक कनेक्शन पहले से ऑलरेडी दे दिया गया है, उसका आपको बताना है कि किस सिस्टम का आपको ये दिया गया है। तो जैसे कि हमको पता है कि हम Z0 यानी कि इम्पीडेंस है आपका, तो इसको जो बाईपास किया गया है इसका मतलब हमारा यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये हमारा क्या होना चाहिए बताइए, डेल्टा होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये हमारा क्या है डेल्टा, और डेल्टा के ये इधर साइड हमने देखा कि हमारा क्या है डेल्टा हो जाएगा, ये ओपन है। ठीक, और डेल्टा के बाद फिर हमारा क्या है, यहाँ पे हम मान लेते हैं ये हमारा इम्पीडेंस दिया कि शॉर्ट है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस तरीके से ये बनेगा कि नहीं बनेगा। अब बताइए इसका आंसर फिर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो ये चीज़ समझ में आई सब लोगों के, बताइए। तो ये हमारी क्या होती है, रेफरेंस लाइन होती है। तो बताओ, इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना सभी लोग अच्छे से, क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये मत दिमाग लगाइए कि कितना टाइम लग रहा है, हम देखो कॉन्सेप्ट के साथ बता रहे हैं आपको। जो लोग नहीं पढ़े हैं वो भी कर सकते हो। ठीक, तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया फॉल्ट कैलकुलेशन यूजिंग कंप्यूटर प्रोग्राम आर यूजली डन बाई, यानी कि आपको बताना है कि कंप्यूटर प्रोग्राम के द्वारा जो फॉल्ट की कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, वो किस मेथड से करते हैं बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आपने पढ़ा होगा बाई बस मैट्रिक्स और जेड बस मैट्रिक्स पढ़ी होगी। ठीक है, बहुत लोगों ने पढ़ी होगी, ठीक है, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ी होगी, तो आप याद रखना। ठीक है, तो बाई बस मैट्रिक्स मेथड से हम लोग क्या करते हैं, फॉल्ट की कैलकुलेशन करते हैं, जबकि जेड बस की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, याद रखना, लोड फ्लो एनालिसिस करते हैं, लोड फ्लो एनालिसिस। ठीक है, फॉल्ट कैलकुलेशन की बात आती है तो हम क्या करते हैं, बाई इम्पीडेंस मेथड का यूज करते हैं। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया सीरीज रिएक्टर आर यूज्ड टू, यानी कि सीरीज रिएक्टर होता है उसका जो यूज किया जाता है, कैसे किया जाता है, कहाँ किया जाता है, वो आपको बताना है। क्वेश्चन में आपको पहला ऑप्शन दिया गया इम्प्रूव द ट्रांसमिशन एफिशिएंसी, यानी कि ट्रांसमिशन एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए, इम्प्रूव द पावर फैक्टर ऑफ द पावर सिस्टम। ठीक है,
पावर सिस्टम के पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए। सी ऑप्शन दिया गया है इम्प्रूव द वोल्टेज रेगुलेशन, यानी कि वोल्टेज रेगुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए। और डी ऑप्शन दिया गया ब्रिंग डाउन द फॉल्ट लेवल विद इन द कैपेसिटी ऑफ स्विच गियर। तो बताइए आंसर क्या होगा। तो जैसे कि हमको पता है कि सीरीज रिएक्टर क्या होता है हमारा, इस तरीके से सीरीज रिएक्टर होता है, एक इंडक्टिव कोयल होती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इंडक्टिव कोयल होती है, इसी को हम सीरीज रिएक्टर कहते हैं। अब ये बेसिकली हमारा जो होता है यूज किया जाता है किसके लिए, करंट लिमिटिंग रिएक्टर है कि नहीं, ये करंट लिमिटिंग, ये हमारा क्या होता है, करंट लिमिटिंग रिएक्टर होता है, ठीक है। जिसका काम क्या होता है, हमको जो स्विच गियर की कैपेसिटी होती है, यानी कि स्विच गियर की कैपेसिटी को उसके फॉल्ट लेवल के अंदर ही लाने के लिए इसमें किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। देखो हम करंट लिमिटिंग रिएक्टर का यूज करते हैं फॉल्ट लेवल को उसके लिमिट करने के लिए, ठीक है। तो फॉल्ट लेवल का मतलब क्या है, करंट को लिमिट कर रहे हैं, तो वही इसका देखिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है इन केस ऑफ पावर ट्रांसफार्मर के केस में आपको बताना है कि पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस आर ऑल इक्वल, यानी कि पावर ट्रांसफार्मर में अगर हम बात करें पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट की, तो वो इक्वल होता है, ऑप्शन ए में कहा गया है। बी में कहा गया है पॉजिटिव एंड नेगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस आर इक्वल बट लेस देन द जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस। सी में कहा गया पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस इज ग्रेटर देन बोथ नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस। डी में कहा गया पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस इज लेस देन नेगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस बट इक्वल टू जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस, ठीक है। बताइए, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपको पता है कि जो जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस, आप याद रखना हमेशा जो पावर ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, ठीक है, तो पावर ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस, और आपके पास तीन इम्पीडेंस होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस। इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, वन को हम पॉजिटिव, टू को नेगेटिव और जीरो को जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस, इसी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि हमारा तो Z1 और Z2 होता है, ये हमारा इक्वल होता है, जबकि जो जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस होता है Z0, ये हमारा ग्रेटर होता है किससे, Z1 और Z2 से, ठीक है। ये याद रखेंगे ये कंडीशन। तो इसमें आंसर देखिए फिर क्या होगा, यानी कि Z1 और Z2 तो हमारा, यानी कि Z1 का मतलब क्या है, पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस, और Z2 का मतलब नेगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस हमारा इक्वल होता है, जबकि जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव से ग्रेटर होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस आर इक्वल, ठीक, बट लेस देन द जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस, यानी कि जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस से हमेशा हमारा ये दोनों हमेशा कम होंगे, किससे, जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। क्वेश्चन में कहा गया इन ए आइसोलेटेड न्यूट्रल सिस्टम व्हेन ए सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट अकर, यानी कि एक आइसोलेटेड न्यूट्रल सिस्टम है, उसमें अगर सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो जाती है, मान लिया एलजी फॉल्ट होती है, तो एलजी फॉल्ट के केस में आपको ये 3-4 कंडीशन दी गई, ये आपको बताना है। पहले कंडीशन है परसिस्टेंट ग्राउंड विल बी डेवलप्ड, ग्राउंड डेवलप हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि आपका करंट का वायर अगर टूट के गिर गया तो उसमें ग्राउंड करंट फ्लो होगी कि नहीं होगी, तो ये भी सही है। पी ऑप्शन दिया गया है वोल्टेज इन द हेल्दी फेज राइज टू फुल लाइन वैल्यू बिकॉज इंसुलेशन ब्रेक डाउन, ठीक है, ये भी सही है, क्योंकि हमारा जो फेज करंट है वो हमारा हेल्दी पोर्शन में जो फुल लाइन वैल्यू फ्लो होने लगेगी, ठीक है, वोल्टेज, तो इसमें ये भी सही है, इंसुलेशन ब्रेक डाउन हो जाएगा। सी क्या गया है कैपेसिटिव करंट इज फॉल्टी फेज राइज टू 3 टाइम्स इन द नॉर्मल वैल्यू, यानी कि जो कैपेसिटिव करंट है IC, ठीक है, वो हमारी क्या हो जाती है, बहुत हाई हो जाती है, वो कितनी हो जाती है, 3 टाइम्स हो जाती है, किसके, नॉर्मल करंट के, ठीक है, नॉर्मल करंट के, ठीक। तो इसका आंसर फिर क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि सारे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर लाइन इज। तो जो ट्रांसमिशन लाइन में हमने बताया आपको जो जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस होता है, ठीक है, तो इसको हम लोग अगर बात करें तो ये हमारा क्या होता है, तो जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस करंट इम्पीडेंस होता है हमारा ट्रांसमिशन लाइन में, वो हमारा होता है 2.5 से 3 टाइम्स होता है किसके, पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस के, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है ट्रांसमिशन लाइन के 2.5 से लेकर 3 टाइम्स होता है किसके, पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस के, ऐसे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल्दी जल्दी देख लीजिए, ठीक है। ए बैलेंस 3 फेज सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। अब आपको बताना है कि कोई बैलेंस सिस्टम है मान लिया, तो उसमें आपको बताना है कि पॉजिटिव सीक्वेंस करंट ओनली होगी या जीरो सीक्वेंस करंट ओनली होगी या नेगेटिव जीरो सीक्वेंस करंट होगी, जीरो नेगेटिव पॉजिटिव या तीनों होंगी, बताइए। तो हमने आपको बताया भी है कि जो बैलेंस सिस्टम होता है हमारा, बैलेंस सिस्टम में कौन सी होती है, पॉजिटिव सीक्वेंस करंट होती है कि नहीं, केवल पॉजिटिव सीक्वेंस करंट, ठीक है। ये हमने आपको बताया है, जब हमने आपको बताया, क्योंकि तभी हम इसको कहते हैं 3 फेज फॉल्ट करंट। 3 फेज फॉल्ट करंट भी हम कह सकते हैं इसको, या पॉजिटिव सीक्वेंस करंट होता है, ठीक। तो इसमें आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। तो इस तरीके से हमने क्या किया, आज कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लिया, और इम्पोर्टेंट तो नहीं कह सकते हैं, हमने लगभग चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को उठाने की कोशिश की है, जिससे कि क्या होगा, आपको हर क्वेश्चन, हमने हर टाइप के क्वेश्चन को उठाने की कोशिश की, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आ जाए, कॉन्सेप्ट के साथ में आपको अच्छे से क्वेश्चन आप लगा भी लें, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करिए सभी लोग, ठीक है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। चलिए फिर आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।